हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज देखेंगे क्लास 8 का लेसन 7 को, जो है हमारा धन प्रबंधन के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं पाठ का सार हमारा क्या कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेसन में हम पारिवारिक आय पढ़ेंगे, व्यय, धन प्रबंधन, परिवार के लिए बजट, बचत, निवेश क्या होता है, ठीक है। देखिए, और इस लेसन को पढ़ने के बाद हम क्या क्या कर पाएंगे। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद विभिन्न प्रकार की पारिवारिक आय को जान सकेंगे, कौन कौन सी आय होती है, और आय व्यय के संतुलन के द्वारा धन प्रबंधन का अर्थ समझ सकेंगे। और आगे है कि परिवार में बजट के महत्व को समझ पाएंगे, हिसाब किताब रखने के लाभ सीखेंगे, बचत का महत्व जानेंगे, बचत किए गए धन के निवेश के कुछ विकल्पों से भी हम परिचित होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस लेसन में हमारा है कि पारिवारिक आय क्या होती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमारी विविध आवश्यकताएं होती हैं तथा प्रत्येक छोटी बड़ी आवश्यकता को पूरी करने के लिए धन का होना बहुत जरूरी होता है। धन के लिए आय का होना अनिवार्य है, और आय वह धन है जो हमारे परिवार के सदस्य विभिन्न स्रोतों से कमाते हैं, जैसे वेतन, मजदूरी, लाभ, खेती से कमाई, सिलाई बुनाई से प्राप्त कमाई इत्यादि जो है, ये जो है हमारे स्रोत होते हैं धन कमाने के, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि धन ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसका उपयोग परिवार के सदस्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की वस्तु खरीदने, सेवाओं को प्राप्त करने और अपने पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। यह एक सीमित साधन है। आय का स्रोत कोई भी हो, आपको उस धन का उपयोग सूझबूझ तथा योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, जिससे भविष्य में धन की कमी न हो और हमारे लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। तो आइए अब पारिवारिक आय को थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। तो देखिए पारिवारिक आय क्या होती है। तो जो भी धन परिवार के सदस्य मानसिक एवं शारीरिक रूप से कार्य करने के बाद कमाते हैं, वो हमारा पारिवारिक आय होता है। और आगे है कि यह धन वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का समागम है। और नेक्स्ट है कि परिवार के सदस्यों द्वारा मानव संसाधनों के जैसे ज्ञान, कौशल आदि तथा अन्य साधनों का उचित प्रयोग भी पारिवारिक आय का रूप है। अब आगे देखेंगे कि परिवार को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, पारिवारिक आय को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। जैसे देखिए पारिवारिक आय 3 भागों में विभाजित है। पहला है मौद्रिक आय, वास्तविक आय और आत्मिक आय, ठीक है। पारिवारिक आय हमारा 3 भागों में है, और वो कौन कौन से 3 आय है, जो पहला है मौद्रिक आय, वास्तविक आय और आत्मीय आय। तो देखिए मौद्रिक आय क्या होता है। तो धन के रूप में प्राप्त आय, जैसे वेतन हो गया, मजदूरी हो गया, बोनस मिल रहा है, किराया आ रहा है और ब्याज आदि जो है, ये हमारा मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। वास्तविक आय क्या होता है। तो कोई बिना धन खर्च किए प्राप्त सेवाएं, वस्तुएं तथा सुविधाएं जो मिलती हैं हमें, वो वास्तविक आय होती हैं। परिवार के सदस्यों के कौशल, ज्ञान, गुणों का प्रयोग करके प्राप्त जो सेवाएं होती है, वो वास्तविक आय होती है। और आगे है सामुदायिक सुविधाओं का उपयोग करना भी हमारा वास्तविक आय के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे आत्मिक आय क्या होता है। तो मौद्रिक तथा वास्तविक आय से प्राप्त जो संतुष्टि होती है, वही हमारा आत्मीय आय कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए मनी इनकम क्या होता है, यानी मौद्रिक आय क्या होता है। तो जो आय परिवार द्वारा एक मुद्रा के रूप में एक निश्चित अवधि के लिए प्राप्त की जाती है, उसे मौद्रिक आय कहते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा मेहनत करके धन, रुपए या पैसे के रूप में मौद्रिक आय को प्राप्त की जाती है, जैसे वेतन, ब्याज, लाभ, मजदूरी, उपहार, किराया, ये सब क्या है, ये मौद्रिक आय के उदाहरण है। अब आगे देखेंगे वास्तविक आय क्या होती है। तो रियल इनकम जिसे कहते हैं। तो हमें जीवन में अनेक सेवाएं और सुविधाएं चाहिए होती हैं, जो हम या तो धन को खर्च करके या फिर बिना धन को खर्च किए ही हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कार्यस्थल से दी गई सुविधाएं, सेवाएं तथा वस्तुएं, या सरकार की मुफ्त चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क शिक्षा अथवा वस्तुओं का आदान प्रदान करना, इन्हीं को ही हम
परिवार की वास्तविक आय कहते हैं। देखिए यहाँ सरकारी अस्पताल दिया है, सामुदायिक पार्क है, सरकारी स्कूल है, सड़कें हैं। तो ये क्या है, ये वास्तविक आय के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आत्मीय आय तीसरा। तो देखिए मौद्रिक आय व वास्तविक आय के व्यय से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है वह मानसिक आय होती है। ठीक है, ये आत्मीय आय को हम मानसिक आय भी कह सकते हैं। यानी धन लगाकर या जो भी सुविधाएं हमें मुफ्त में मिलती हैं उन सारी चीज़ों से जो हमारे मन को शांति प्रदान करता है वही मानसिक आय होती है। मानसिक आय पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है। यह प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक परिवार की अलग अलग हो सकती है। यह आय अनुभव की जाती है, इसको देखा नहीं जा सकता है। जैसे किसी को पर्यटन स्थल पर घूमने से संतुष्टि मिलती है तो किसी को बिल्कुल नहीं मिलती है। ठीक है, कोई घर के बाहर खाना खाने से संतुष्ट होता है पर किसी को घर का खाना खाकर ही संतोष नहीं मिलता है। तो ये हमारा मानसिक आय कहलाता है। ठीक है, देखिए ये चित्र बनाया हुआ है, एक पेड़ बना है और संतोष लिखा हुआ है और इसमें पारिवारिक आय के विभिन्न स्रोत को देखेगी कि पारिवारिक आय के स्रोत कौन कौन से हैं। लॉटरी है, भत्ता है, सड़क, पार्क, ब्याज, सरकारी अस्पताल, पेंशन, लगान, किराया, रॉयल्टी, बोनस, मजदूरी, वेतन, उपहार, पैतृक संपत्ति, योग्यताएं, कौशल, ज्ञान, ये सारे जो हैं पारिवारिक आय के स्रोत माने जाते हैं। अब आगे देखिए, अब हम अपने परिवार की आय को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानते हैं। तो आय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए कौन कौन से हैं। हमारा है समय का सदुपयोग और बचत धन का उचित निवेश करना, उपलब्ध आय नीचे दिया हुआ है कि उपलब्ध आय का विवेकपूर्ण व्यय करना, सरकारी सामुदायिक सुविधाओं का प्रयोग करना, उपयोग करना, सभी साधनों का इष्टतम उपयोग करना, ज्ञान और कौशल, ये है आय को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब आगे देखेंगे व्यय क्या होता है। तो व्यय जब हम कोई भी वस्तु या सेवा को खरीदने और उपभोग के लिए धन का खर्च करते हैं तो उसे व्यय कहते हैं। जैसे भोजन व वस्त्र खरीदना, बच्चों की फीस, बिजली, मोबाइल, गैस का बिल, बस मेट्रो का टिकट, मनोरंजन, शादी विवाह, उत्सव मनाने के लिए खरीदारी करना इत्यादि, ये क्या है, व्यय होता है। हमारी आवश्यकताओं को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। तो हमारी आवश्यकताएं 3 है, एक अति आवश्यक, एक आराम संबंधी और एक विलासिता संबंधी। ठीक है, तो देखिए आवश्यकताओं के उदाहरण भी दिए हुए हैं नीचे कि जो अति आवश्यक होता है उसमें भोजन, वस्त्र, मकान, बिजली, पानी का बिल, बीमारी पर खर्च आदि, ये जो है अति आवश्यक है सभी के लिए। भोजन, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, कपड़े के बिना, और रहने के लिए मकान चाहिए, प्रकाश के लिए बिजली चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, बीमारी कोई है तो जो उस पर खर्च होता है, तो ये जो है ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये अति आवश्यक हो जाएंगे। अब आराम संबंधी में देखेंगे, आराम संबंधी क्या है। तो आराम संबंधी में टीवी है, फ्रिज है, मिक्सी है, कूलर है आदि। ठीक है, ये आराम संबंधी हमारी आवश्यकताएं हैं। अब आगे है तीसरा हमारा विलासिता संबंधी। तो महंगे होटल में रहना, खाना, विदेश घूमने जाना आदि, ये सब क्या है, ये विलासिता संबंधी आवश्यकताएं हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि आइए जानते हैं कि और किन कारकों पर परिवार का खर्चा निर्भर करता है। तो देखिए पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक, तो हमारा है कि परिवार में सदस्यों की संख्या है। ठीक है, अगर परिवार में ज़्यादा लोग हैं तो हमारे परिवार में व्यय भी ज़्यादा होगा, खर्च ज़्यादा होगा। बचत भी एक कारक है कि कितना बचत हो रही है, और बदलती जीवन शैली। ठीक है, विवेकशील एवं कुशलता, परिवार की कुल कितनी आय आ रही है, पारिवारिक जीवन स्तर कैसा है, आवास का स्थान यानी रहने का जो जगह है वो किस जगह पे है, शहरी है या गांव है, उपलब्ध संसाधन हमारे पास क्या है, और पारिवारिक जीवन चक्र, ये पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आगे है हमारा धन प्रबंधन के बारे में। ठीक है, तो धन प्रबंधन के बारे में देखिए, पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए साधन कौन कौन से हैं जिससे आय में वृद्धि करना और व्यय को कम कर सकते हैं। तो देखिए क्या है। तो देखिए हम पहले देखेंगे कि हमारा जो आय में वृद्धि करने वाला क्या है, किन कारणों से हम अपने आय में वृद्धि कर सकते हैं।
तो अपने मानव साधनों जैसे ज्ञान, कौशल, योग्यता, क्षमता तथा समय का उचित प्रयोग और अतिरिक्त प्रयत्न करके परिवार की आय को बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और देखिए कि किन चीज़ों से हम अपने व्यय को कम कर सकते हैं। तो अनावश्यक खर्चों को कम करके, फालतू के खर्चों को कम करके हम अपने व्यय को ठीक प्रकार से रख सकते हैं, यानी ज़्यादा व्यय करने से बच सकते हैं। या सामुदायिक साधनों के प्रयोग से व्यय को कम किया जा सकता है। ठीक है, जो सुविधाएं दी जाती है सरकारी अस्पताल में हो या कहीं भी पार्क वगैरह में जो सुविधाएं हैं सामुदायिक रूप से, उनका हम प्रयोग करके अपने व्यय को कम कर सकते हैं। अब आगे देखिए, आय और व्यय का संतुलन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आय और व्यय का प्रबंधन ही धन प्रबंधन है। ठीक है, आय सीमित होती है परंतु हमारी आवश्यकताएं और इच्छाएं जो है वो असीमित होती हैं, जिस कारण हम अधिक व्यय कर देते हैं। ठीक है, खर्च ज्यादा कर देते हैं। इसलिए आय और व्यय को संतुलित करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक बचत कर सकें। यदि आय और व्यय के उचित संतुलन के द्वारा हम पैसों का प्रबंधन करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं बल्कि कुछ धन की बचत भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें जितनी आय है उस हिसाब से हमें व्यय भी करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, कबीर अपनी माँ से 200 रुपये लेकर बाजार गया। उसे अपने व अपने दोस्त के लिए स्टेशनरी का सामान खरीदना था। बाजार में दुकान से उसने पेन, पेंसिल, कॉपी, चार्ट पेपर और रंग खरीदे। अगले दिन दोस्त ने उससे पैसे और सामान का हिसाब पूछा तो उसे याद नहीं आया और वह बहुत परेशान हो गया। कबीर की माँ ने उसे समझाया कि खर्चा करने के बाद हमें हिसाब को लिख लेना चाहिए। ठीक है, कि कितना हमने कहाँ खर्च किए थे। तो देखिए आगे कह रहा है कि आइए अपनी एक दैनिक डायरी बनाते हैं और कबीर को हिसाब लिखना सिखाते हैं। तो देखिए उसकी डायरी में लिखा हुआ है, कबीर की माँ ने 200 रुपये दिए थे और जो दिनांक है उसको डाल लीजिएगा। और व्यय में देखिए, पेन के 20 रुपये, पेंसिल के 20 रुपये, कॉपी के 50 रुपये, चार्ट पेपर के 35 रुपये, रंग के 35 रुपये। ठीक है, तो कुल आय हमारा 200 था, कुल व्यय 160 रुपये हुआ और हमारे पास 40 रुपये बचा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना दैनिक हिसाब रख सकते हैं। हिसाब किताब लिखने के लाभ के बारे में जानिए। तो परिवार की आय तथा व्यय की निर्धारित योजना बनाकर धन खर्च करना चाहिए तथा नियमित रूप से अपने खर्चों का हिसाब किताब लिखना चाहिए, जिससे हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। अगर हम हिसाब किताब लिखते हैं तो इससे पता चलता है कि हमने कितना व्यय किया और इससे कोई भी सामान दोबारा नहीं खरीदा जाता। हिसाब किताब रखने से लेन देन के झगड़े भी नहीं होते हैं और खर्चों की सारी रसीदें, बिल संभाल कर रखने से हिसाब में गड़बड़ नहीं होती और वस्तुओं की खरीद का रिकॉर्ड भी रहता है। ठीक है, तो ये सारे लाभ थे हिसाब किताब लिखने के। अब आगे देखेंगे परिवार के लिए बजट बनाना क्या होता है। तो बजट के द्वारा हम अपने परिवार की आमदनी तथा खर्च की संतुलित योजना बनाते हैं, जिसमें परिवार के दैनिक खर्चों को पूरा करना, आपातकालीन स्थितियों से निपटना और भविष्य के लिए कुछ धन बचाना शामिल होता है। अपनी आय और व्यय का अनुमान लगाने के बाद परिवार का बजट बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, आगे है कि एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य की अनुमानित आय और व्यय को व्यवस्थित योजना को ही हम बजट कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय के दौरान जो भविष्य की हमारी अनुमानित आय होती है, उस आय व्यय की जो व्यवस्था होती है, व्यवस्था की जो योजना होती है, वही हमारा बजट कहलाता है। अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे है कि सफल बजट तभी होता है जब आय में कुल व्यय को घटाने के बाद भी कुछ धन बच जाता है, जिसे भविष्य या आपातकालीन खर्चों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। परिवार के लिए बजट कैसे बनाएं। आगे हमारा है कि परिवार के लिए हम बजट कैसे बनाएं। तो देखिए कैसे बनाना चाहिए। कह रहा है कि परिवार के सदस्यों के साथ योजना बनाएं कि धन को कैसे जोड़ना व कैसे खर्च करना है। परिवार की सारी आय को जोड़िए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है हमारा कि सभी पारिवारिक खर्च लिखें और जोड़ें और फिजूल खर्च से बचना चाहिए। ठीक है, जो फालतू के खर्च हैं उसे नहीं करना चाहिए। और आगे है कि परिवार की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखें और निश्चित एक लक्ष्य निर्धारित करिए और प्राथमिकताएं तय करके
ही धन खर्च करिए। आपातकालीन खर्चों के लिए पैसे अवश्य बचाएं। बजट का कठोरता से पालन करिए, ठीक है। और प्राथमिकताएं तय करिए कि किन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है खरीदना, उन्हीं चीज़ों पे पैसे खर्च करिए। जो ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों पे पैसों को खर्च नहीं करना चाहिए। आगे है हमारा केस स्टडी में कि रवि और राखी दोनों एक ऑफिस में एक ही पद पर कार्यरत हैं। दोनों का वेतन भी एक समान है। रवि दोस्तों के साथ रोज ऑफिस के बाद खाने पीने और घूमने जाता है। महीने के अंत तक उसके पास कुछ भी धन नहीं बचता और वह दोस्तों से उधार मांगता है। हर महीने राखी अपने वेतन में से कुछ रुपए अलग रखती है क्योंकि वह 2 साल बाद कार खरीदना चाहती है, ठीक है। तो आपने देखा कि राखी ने अपने भविष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी आय में से कुछ धन बचाया। यही बचत कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि बचत क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, पारिवारिक आय वह अंश जो परिवार की कुल आय में से बचाया जाता है वही हमारा बचत कहलाता है। आगे है कि बचत के लिए परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान बहुत जरूरी होता है। बचत के लिए कोई राशि छोटी नहीं होती। छोटी छोटी राशि मिलकर ही एक दिन बहुत बड़ी बचत बन जाती है। तो बचत आय और व्यय का अंतर होता है। आय व्यय बराबर बचत, ठीक है। अब आगे हम जानेंगे कि बचत का महत्व क्या होता है, ठीक है। सोच रहे होंगे कि हमने जो बचत किया है तो उसका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। तो उसका ये महत्व है कि पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है और भविष्य की जो जरूरतें होती हैं जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए उसके लिए होता है। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा के लिए भी हमारा बचत होता है, ठीक है। अब आगे है कि आपातकालीन परिस्थितियों व आमदनी बंद होने पर आर्थिक सुरक्षा के लिए भी बचत होता है और राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक निवेश के लिए भी होता है। तो ये है हमारा बचत का महत्व। और आगे देखेंगे कि बचत किए गए धन को कहाँ रखना चाहिए। तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके माता पिता कभी कभी पैसों को एक अलग पर्स में, अलमारी में या बिस्तर के नीचे रख देते हैं। क्या आप अपने बचाए पैसे को गुल्लक में रखते हैं? तो धन को इस प्रकार संग्रह करने से धन की राशि में बढ़ोतरी नहीं होती है। बचत के धन को इस प्रकार रखने का ये तरीका भी सही नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें उन पैसों को समझदारी पूर्वक वहां जमा करना चाहिए जहां उस धन पर ब्याज प्राप्त हो और आय में वृद्धि हो। इसे ही हम निवेश कहते हैं, ठीक है। घर पे पैसा रखने से अच्छा है कि हमें अपने अकाउंट वगैरह में रखना चाहिए। अब निवेश के बारे में देखिए, निवेश क्या होता है। तो आय का वह भाग जिसे हम वृद्धि करने के उद्देश्य से ऐसी सुव्यवस्थित योजना में लगाते हैं जिससे हमें लाभ प्राप्त हो, वही हमारा निवेश कहलाता है, ठीक है। आय का वह भाग जिसे हम वृद्धि करने के उद्देश्य से ऐसी सुव्यवस्थित योजनाओं में लगाते हैं जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है, वही निवेश कहलाता है। जैसे बैंक या डाकघर इत्यादि किसी योजना में अपनी बचत के धन का निवेश करना चाहिए। प्रत्येक परिवार को सोच समझकर अपनी बचत का निवेश करना चाहिए। हर बचत योजना को अपनी शर्तें और सीमाएं होती है, इसलिए ध्यानपूर्वक जांच करके ही अपने मेहनत से बचाए धन का निवेश करना चाहिए। अब आगे है कि सरकारी योजनाओं में निवेश सुरक्षित होता है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना SSY और प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, PMJDY। ये सारे जो है निवेश सुरक्षित हो, निवेशों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए नीचे दिया है कि निवेश के कुछ उदाहरण है, कहाँ कहाँ आप निवेश कर सकते हैं। तो सरकारी योजनाओं में जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है और UTI है। बैंक में बचत निश्चित अवधि आवर्ती जमा खाता हो गया। भविष्य निधि योजना में रख सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र में रख सकते हैं, ठीक है। ये सारे उदाहरण दिए हुए कि आपको जहाँ सेफ लगे वहाँ पे रखना चाहिए। LIC यानी जीवन बीमा, चिकित्सा बीमा करवा लीजिए। घर, सोना और जमीन पे पैसा लगाइए। भारतीय डाकघर जो है वहाँ पे भी आप अपने पैसे को रख सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे है कि आइए हम कुछ ऐसे निवेश के साधनों के बारे में थोड़ा और जानते हैं जहां हमारा जमा धन सुरक्षित रहता है और भविष्य में लाभ भी मिलता है उससे। तो आगे है बैंक। पहला तो देखिए बैंक के बारे में। बैंक
जो है एक विश्वसनीय संस्था है जहां जमा धन सुरक्षित रहता है। बैंक में व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार धन जमा करवा सकता है व निकाल भी सकता है। बैंक द्वारा धन का लेन देन करने पर पारदर्शिता रहती है। बैंक द्वारा विभिन्न बिलों जैसे बिजली, टेलीफोन आदि का भुगतान ऑनलाइन भी किया जा सकता है और वेतन, पेंशन, छात्रवृत्ति आदि भी बैंक के खाते में सीधे जमा हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है कि ऑनलाइन व फोन बैंकिंग द्वारा घर बैठे ही धन का लेन देन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको स्मार्टफोन में योनो ऐप डाउनलोड करना होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है कि बैंक की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं को देखिए क्या क्या है। तो एटीएम डेबिट कार्ड और इलेक्ट्रिक बेनिफिट ट्रांसफ़र, बचत निश्चित अवधि आवर्ती जमा खाता, लॉकर वगैरह होता है। ये बैंक की जो कुछ प्रमुख योजनाएं और सुविधाएं हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, मूल संदेश में हमारा दिया है कि स्वचालित टेलर मशीन यानी एटीएम, एटीएम को ही हम स्वचालित टेलर मशीन कहते हैं। तो एटीएम ऐसी मशीनें हैं जो 24 घंटे दिन और रात बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। एटीएम चलाने के लिए ग्राहक को मशीन में एटीएम कार्ड डालने के बाद पिन डालना होता है। यह पिन किसी के भी साथ साझा नहीं करना चाहिए। मशीन से निकले नोटों की गिनती और जांच करना नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, डाकघर के बारे में दिया है। तो बैंक की तरह बचत के लिए डाकघर में भी बचत खाता खोला जा सकता है। डाकघर में अधिकतम जमा राशि की कोई सीमा नहीं है, लेकिन रकम 10 के गुणांक में होनी चाहिए। और आगे है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आसानी से घर बैठे खाता खुलवाया जा सकता है। डाकघर खाता धारक आईपीपीबी मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से लेन देन आप कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे खाता खोलना। तो डियर स्टूडेंट, बैंक, डाकघर या निवेश की अन्य संस्थाओं में खाता खोलने के लिए सामान्यतः निम्न प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। तो देखिए, आवेदन पत्र चाहिए और खाता धारक के 2 नमूना हस्ताक्षर चाहिए, घर के पते का प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट और बीपीएल कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड भी होना चाहिए। हाल ही में खींची हुई पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए खाता खुलवाने के लिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे बीमा के बारे में। तो बीमा, ये धनराशि प्रीमियम, बीमा कंपनी, बीमा का दावा। तो बीमा के अंतर्गत बीमा कंपनी आकस्मिक नुकसान या आपातकालीन स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस सुरक्षा राशि के लिए बीमा कंपनी को बीमा शुल्क प्रीमियम जमा कराना होता है। ठीक है, बीमा कई प्रकार का हो सकता है। तो देखिए किस किस प्रकार का बीमा होता है। बीमा के प्रकार देखिए, एक जीवन का बीमा होता है, एक सामान्य बीमा होता है। ठीक है, तो सामान्य बीमा में चिकित्सा बीमा होता है और एक अन्य बीमा होता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं डिजिटल भुगतान क्या होता है। तो डिजिटल भुगतान वह भुगतान है जिसमें भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों पैसे भेजने व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उपयोग करते हैं। यह दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन पैसे के वास्तविक आदान प्रदान के बिना ऑनलाइन भुगतान करने का तरीका है। यही हमारा डिजिटल भुगतान कहलाता है। अब देखिए, डिजिटल भुगतान के लाभ क्या होते हैं। तो यह तेज, आसान, सुविधाजनक और सुरक्षित होता है। ग्राहकों को लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड भी प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, डिजिटल भुगतान में क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले देखेंगे क्या करें और इधर है क्या न करें। तो अपने मोबाइल और कंप्यूटर के लिए एक मजबूत पासवर्ड बनाइए ताकि कोई भी दुरुपयोग न कर सके। बैंकिंग पासवर्ड को हमेशा गोपनीय रखें। और क्या नहीं करना चाहिए, तो बैंकिंग पासवर्ड को अपने मोबाइल पर सहेजने अथवा कहीं भी लिखने से बचना चाहिए। और फिर है कि क्या करना चाहिए, तो अपने लेन देन पूरा होने के बाद तुरंत अपने इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से लॉग आउट करें। और 1 टाइम पासवर्ड ओटीपी को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो मोबाइल से बैंकिंग लेन देन करते समय कभी भी अपना फोन असुरक्षित न रखें। बैंक खाते के विवरण का भी खुलासा नहीं करना चाहिए। अब आगे आइए देखते हैं, मूल संदेश में हमारा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश के नागरिक अब डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों को अपना रहे हैं और फेसलेस, पेपरलेस,
कैशलेस हो रहे हैं। तो डिजिटल भुगतान के कुछ उदाहरण है, देखिए क्या है। बैंकिंग कार्ड, क्रेडिट, डेबिट, रुपे कार्ड, ये कार्ड होते हैं। और बैंक प्रीपेड कार्ड होता है। मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग होता है। और आगे देखिए, आगे है कि भीम मोबाइल ऐप और भारत क्यूआर कोड, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी AEPS, ये जो है ये डिजिटल भुगतान के कुछ उदाहरण हैं। अब आगे देखेंगे कि हमने इस लेसन से क्या सीखा। तो डियर स्टूडेंट, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उत्तरदायित्वों को निभाने तथा परिवार का जीवन स्तर बनाए रखने के लिए धन धन अर्जित करना पड़ता है। ठीक है, पारिवारिक आय को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भाग हैं? तो 3 है होते हैं पारिवारिक आय को। 3 भाग होते हैं, एक मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मानसिक आय। और परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आय में से जो धन खर्च किया जाता है उसे ही हम व्यय कहते हैं। आय तथा व्यय का हिसाब किताब एक दैनिक डायरी में लिखना बहुत जरूरी होता है। बचत हमेशा आय तथा खर्च यानी व्यय का अंतर होती है। और आय का वह भाग जिसे हम वृद्धि करने के उद्देश्य से ऐसी सुव्यवस्थित योजना में लगाते हैं जिससे हमें लाभ प्राप्त हो, और वही हमारा निवेश कहलाता है। आगे है हमारा कि निवेश के साधन बैंक है, डाकघर है, राष्ट्रीय बचत पत्र, बीमा, भविष्य निधि योजना आदि जो है निवेश के साधन है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हमारा लेसन 7 खत्म हो गया। और आगे हमारा लेसन 8 है, वस्त्र अलंकरण के बारे में। ठीक है, तो ये आपका लेसन 7 जो है समाप्त हो गया। और आगे हम देखेंगे, लेसन 8 को कल देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।